नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे घटनाचक्र हिंदी साहित्य के अगले पार्ट को। इससे पहले हमने इसके 4 पार्ट को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख सकते हो। हाँ, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो। वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर लेना। और अगर आप इसके बाकी पार्ट भी देखना चाहते हो तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहला प्रश्न पूछा गया है आज, तो वो है 55। पूछा गया है और राउलवेल किस तरह की रचना है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा तो वो होगा विकल्प ए, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है राउलवेल। ए सही विकल्प रहेगा यहाँ पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 56, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण। जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है यह एक व्याकरण ग्रंथ के तौर पर भी प्रतिष्ठित है। तो यहाँ पर इसकी थोड़ी सी व्याख्या दी है, तो चलिए इसे देख लेते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित है। महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की थी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिंदी व्याकरण की ओर उस समय ध्यान दिया जाने लगा था, यह भी इस पुस्तक से सिद्ध होता है। यहाँ पर से आपसे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है, तो ये है दामोदर शर्मा की। और जो दूसरा प्रश्न बन सकता है कि जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है किस प्रकार की रचना है, तो ये है एक व्याकरण ग्रंथ है। अगला जो प्रश्न बनेगा तीसरा, तो वो बन सकता है कि जो दामोदर शर्मा थे उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ के रचनाकार किसके दरबार में सभा पंडित थे। तो ये थे महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे ये। और इनका समय भी पूछा जा सकता है कि इनका जो समय था वो कितना था। तो इनका समय माना जाता है 12वीं शताब्दी। और इसी प्रकार जो आगे इस पुस्तक के लिए एक उक्ति प्रकट की गई है हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। और जो ये उक्ति है, यह है उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह उक्ति किसकी है, तो यह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आप इन सब तथ्यों को कहीं पर नोट करिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कुछ तथ्य दिए गए हैं, आप इन्हें भी देख सकते हैं। तथ्य इस प्रकार से है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक बन रत्नाकर डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हुई। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है 57, तो पूछा गया है उक्ति व्यक्ति यह ग्रंथ है। तो बताना है कि जो ग्रंथ उक्ति व्यक्ति है ये किस प्रकार का है। इसे अभी हमने पिछली प्रश्न में पढ़ा था, तो यह एक व्याकरण ग्रंथ है। यहाँ पर डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 58। तो पूछा गया है निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी। जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ है यह एक व्याकरण ग्रंथ भी है। सी सही उत्तर होगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि अन्य मित्र भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सके। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 59, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प ए, ब्रजभाषा। अगला जो प्रश्न है 61, तो पूछा गया है चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प डी, रासो साहित्य का। जो चारण साहित्य है ये रासो साहित्य का दूसरा नाम है, इसे याद रखिएगा। आगे थोड़ी सी जो व्याख्या है इसे आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर इसकी व्याख्या मैं यहाँ पर देने लगूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप इसे थोड़ा सा पॉज कर लीजिएगा और प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 62। तो पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है। तो सही विकल्प होगा विकल्प सी, शारंगधर। जो शारंगधर है ये 84 सिद्धों में नहीं गिने जाते। बाकी जो विरूपा, कण्हप्पा और कुकुरीपा है ये तीनों 84 सिद्धों में गिने जाते हैं। तो यहाँ पर सी सही उत्तर होगा।
अगला जो प्रश्न है 63, तो पूछा गया है आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था। तो जो आदिकाल में साहित्य लिखा जा रहा था तो वो जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन प्रकार का साहित्य था। यहाँ पर विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्रश्न पूछा गया था KBS प्रवक्ता परीक्षा 2014 में। तो ये जितने भी प्रश्न डिस्कस किए जा रहे हैं ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, इसलिए ये अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप इन्हें बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा क्योंकि एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 64, तो पूछा गया है वीरगाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं होता है। तो ये होगा विकल्प सी, कृष्ण लीला का प्रतिपादन। इसका वर्णन रासो साहित्य में बहुत ही कम या नहीं मिलता है। जिस चीज़ का वर्णन मिलता है तो वो होगा विकल्प ए, आश्रयदाताओं का अति रंजनापूर्ण वर्णन, ये सही होगा। और दूसरा है इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, ये भी मिलता है। और जो तीसरा होगा यह है डी, युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन, तो ये भी मिलता है। तो इस प्रकार यहाँ पर विकल्प सी बिल्कुल सही ठहरता है। आगे थोड़ी सी व्याख्या इसे देख लेते हैं। व्याख्या है वीरगाथा कालीन रासो काव्यों में कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं किया जाता। इन काव्यों में आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण तथा युद्धों का सजीव और गत्यात्मक वर्णन पाया जाता है। अगला जो प्रश्न है 65, तो पूछा गया है हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है। तो ये नाम दिया गया है विकल्प सी, चारणकाल। जो ग्रियर्सन थे इनके द्वारा 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को नाम दिया गया है चारणकाल। सी सही विकल्प होगा यहाँ पर। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारणकाल नाम दिया है। वे इसका प्रारंभ 640 ईस्वी के आसपास स्वीकार करते हैं। तो आगे नोट दिया गया है अधिकतर विद्वानों की कृतियों में ग्रियर्सन द्वारा काल विभाजन 700 से 1300 ईस्वी में उद्धृत मिला है, जिसे उन्होंने चारणकाल कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 66, तो पूछा गया है बिसलदेव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है। तो जो बिसलदेव रासों में शैली का प्रयोग किया गया है तो वो होगा गेय शैली। तो यहाँ पर सी सही विकल्प होगा। यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हो व्याख्या क्या होगी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 67, तो पूछा गया है बिसलदेव रासों के रचयिता का नाम बताना है। तो जो बिसलदेव के रचयिता हैं तो ये है नरपति नाहल। बिसलदेव रासों के रचनाकार होंगे नरपति नाहल। यहाँ पर विकल्प सी सही होगा। अगला जो प्रश्न है 68, तो पूछा गया है बिसलदेव रासों के रचयिता कौन है। तो ये रिपीट हुआ प्रश्न है, तो ये होगा विकल्प बी, नरपति नाहल। अगला प्रश्न है 69, निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प ए, बिसलदेव रासो। जो बिसलदेव रासो है यह एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है। अगला प्रश्न है 70, तो पूछा गया है निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है। तो ये होगा विकल्प सी, बिसलदेव रासो। अगला प्रश्न है 71, पूछा गया है राजमती से रूठकर बिसलदेव कहाँ गया था। जो राजमती है ये बिसलदेव रासो काव्य ग्रंथ की नायिका है। तो यहाँ पर पूछा गया है जो राजमती है, राजमती से रूठकर बिसलदेव रासो का नायक है, बिसलदेव कहाँ पर चला गया था। ये रूठकर चला गया था उड़ीसा। यहाँ पर विकल्प बी बिल्कुल सही ठहरता है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या है, इसे देख लेते हैं। बिसलदेव रासो में राजा भुरम परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बिसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित है कि राजमती की बातों से रुष्ट होकर स्वाभिमानी राजा बिसलदेव
उड़ीसा अब ओडिशा चला गया था। 12 वर्ष तक राजमती उसके विरह से दुखी रहती है। वह राजभवन की दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करती है। सामंती जीवन की अरुचि का सजीव चित्र इस काव्य में मिलता है। यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि किस पुस्तक या ग्रंथ में सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है बिसलदेव रासो ग्रंथ में। अगला प्रश्न है 72। पूछा गया है किस रासो ग्रंथ को आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों ये प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये अक्सर हर एक परीक्षा में पूछा ही जाता है, तो इसे आप ढंग से पढ़िएगा। तो प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं, किस रासो ग्रंथ को आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है परमाल रासो को। जो परमाल रासो है ये जगनी की कृति है, इसे भी याद रखिएगा। कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है आलाखंड या परमाल रासो के रचनाकार का नाम बताइए। तो जो इसके रचनाकार होंगे तो ये होंगे जगनीक। तो यहाँ पर सी सही विकल्प होगा। तो चलिए यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या है, इस व्याख्या को देख लेते हैं। जगनीक के परमाल रासो ग्रंथ को आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें महोबा, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कि वीर आला और उदल की वीरता की गाथा उत्तर प्रदेश के अवध और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय वीर गाथा है। 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने जिस आलाखंड का प्रकाशन करवाया था वह मौखिक परंपरा पर ही आधारित है। इसी प्रतीक के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो का पाठ निर्धारण किया और उसे नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित करवाया। तो इसे आप याद रखिएगा, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तथ्य है, कहीं पर नोट करिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है 73। तो पूछा गया है उत्तर प्रदेश में आलाखंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? तो ये होगा विकल्प बी परमाल रासो। जो परमाल रासो है यह उत्तर प्रदेश में आलाखंड के नाम से काव्य के तौर पर प्रचलित है। अगला जो प्रश्न है यह है 74। तो पूछा गया है आला और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा इस प्रश्न का तो वो होगा विकल्प सी जगनीक। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 74। तो पूछा गया है आलाखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम बताइए। तो जो आलाखंड का दूसरा नाम है तो वो है विकल्प डी परमाल रासो। अगला प्रश्न है 76। तो पूछा गया है यहाँ पर आलाखंड का दूसरा नाम बताइए। तो ये प्रश्न रिपीट है, तो ये है आलाखंड का दूसरा नाम परमाल रासो। तो यहाँ पर विकल्प ए बिल्कुल सही ठहरता है। अगला प्रश्न है 77। तो पूछा गया है परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम बताइए। तो ये होंगे विकल्प बी जगनीक। अगला जो प्रश्न है ये है 78। तो पूछा गया है आला और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। तो ये बताना है कि किस काव्य ग्रंथ में इन दो वीरों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। तो ये मिलता है परमाल रासो में। यहाँ पर विकल्प ए बिल्कुल उचित होगा। अगला प्रश्न है 79। तो पूछा गया है कवि जगनीक की रचना का नाम बताइए। तो जो कवि जगनीक की रचना का नाम है तो वो है आलाखंड। यहाँ पर विकल्प सी उचित होगा। अगला प्रश्न है 80। तो पूछा गया है परमाल रासो के लेखक हैं। तो जो परमाल रासो के लेखक होंगे तो वो होंगे विकल्प बी जगनीक। यहाँ पर विकल्प बी बिल्कुल उचित होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है 81। 12 बरस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है ये किस विधा की रचना है या किस रचना की पंक्ति है। तो ये जो पंक्ति होगी तो ये होगी आलाखंड की। यहाँ पर विकल्प ए बिल्कुल सही ठहरता है। माफ़ करना, विकल्प डी बिल्कुल सही ठहरता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी पंक्ति दी गई है, आप इस वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 83। तो पूछा गया है वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है। तो ये होगा विकल्प बी पृथ्वीराज रासो। ये था एक प्रबंध काव्य और ये वीरगाथा काल का था।
तो ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कहीं पर इसे नोट करिएगा। आगे इसकी थोड़ी सी व्याख्या है, व्याख्या देख लेते हैं। वीरगाथा काल का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य पृथ्वीराज रासो है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य तथा इसके रचयिता चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो इसे याद रखना है कि जो पृथ्वीराज रासो है, इसे किसने हिंदी का प्रथम महाकाव्य और इसके रचयिता चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो ये माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसे याद करिएगा या नोट करके रखिएगा। आगे देखते हैं, पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध है। प्रश्न बन सकता है कि पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण प्रसिद्ध हैं? तो ये हैं 4। सबसे बड़े संस्करण का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ। इसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। सभा ने 1585 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर रासो का संपादन कराया था। इस संस्करण में 69 समय या खंड है तथा 16,306 छंद हैं। द्वितीय रूप में उपलब्ध पृथ्वीराज रासो में 7,000 छंदों का काव्य है। इसका प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ है, किंतु अबोहर एवं बीकानेर में इसकी प्रतियां सुरक्षित हैं, जो 17वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई हैं। तीसरा लघु संस्करण 3500 छंदों का है। इसमें 19 समय या खंड हैं। इस संस्करण की हस्तलिखित प्रतियां भी बीकानेर में सुरक्षित हैं। चौथा संस्करण सबसे छोटा है, जिसमें केवल 1300 छंद हैं। इसी को डॉक्टर दशरथ शर्मा सहित कुछ विद्वान मूल रासो मानते हैं। जो चौथा संस्करण है यह चौथा रासो है, पृथ्वीराज रासो, यही इसी को अधिकतर विद्वान मूल रासो मानते हैं। इसे याद रखिएगा। आगे है, चंद्रबरदाई महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इनकी भाषा को भाषा शास्त्रियों ने पिंगल कहा है। इसमें महाराज पृथ्वीराज व उनकी प्रेमिका संयोगिता के परिणय तथा युद्ध का वर्णन है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे तथा षड्भाषा, व्याकरण, काव्य सहित छंदशास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विधाओं में पारंगत थे। ये थे चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न है 83। तो पूछा गया है, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? तो जो पृथ्वीराज रासो महाकाव्य है, इसके रचयिता हैं चंद्रबरदाई। और ये भी प्रश्न बन, रासो को महाकाव्य किसने कहा है? तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसे हमने ऊपर पढ़ लिया था। अगला प्रश्न है 84। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो इसे पढ़ लिया था। तो यह है चंद्रबरदाई। यहाँ पर विकल्प ए उचित होगा। अगला जो प्रश्न है 85। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। तो ये फिर से रिपीटेड प्रश्न है, तो ये होंगे चंद्रबरदाई। यहाँ पर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 86। तो पूछा गया है, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो जो चंद्रबरदाई थे, ये महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। यहाँ पर विकल्प डी उचित होगा। अगला प्रश्न है 87। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो ये रिपीटेड प्रश्न है, तो ये है चंद्रबरदाई की रचना। अगला जो प्रश्न है 88। तो पूछा गया है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? तो जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, तो ये है पृथ्वीराज रासो, और इसे माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य। अगला जो प्रश्न है ये है 89। तो पूछा गया है, सूची ए का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो चलिए करते हैं यहाँ पर सूची ए का सूची 2 के साथ मिलान। तो यहाँ पर जो रचना होगी बिसलदेव रासो, तो इसके जो रचनाकार होंगे तो ये होंगे विकल्प 2 नरपति नाल्ह। बाकी जो पृथ्वीराज रासो होंगे तो ये रचना होगी चंद्रबरदाई की। और जो परमाल रासो है, इसके रचनाकार होंगे जगनीक। और जो खुमान रासो है, इसके रचनाकार होंगे दलपति विजय। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कूट सही ठहरता है तो वो होगा ए का 2। तो यहाँ पर कूट भी बिल्कुल उचित ठहरता है। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और टी का 3। तो यहाँ पर देखिए कूट भी बिल्कुल सही ठहरता है। तो यहाँ पर मिलान है बिसलदेव रासो का नरपति नाल्ह के साथ, पृथ्वीराज रासो का चंद्रबरदाई के साथ, परमाल रासो का जगनी के साथ और खुमान रासो का दलपति विजय के साथ।
अगला प्रश्न है 90। तो पूछा गया है खुमान रासों के रचयिता का नाम बताइए। तो जो खुमान रासों के रचयिता होंगे तो ये होंगे दलपति विजय। यहाँ पर विकल्प ए बिल्कुल उचित होगा। अगला जो प्रश्न है 91। तो पूछा गया है आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। तो जो आदिकालीन हिंदी काव्य में उपलब्ध नहीं होगा तो वो होगा विकल्प सी सिख साहित्य। जो सिख साहित्य था ये आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं था। जो उपलब्ध है वो है जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। ये तीनों आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या है, व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल जो समय है संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल का नाम दिया। इसका चारण काल, सिद्ध सामंत काल और अन्य नामों से भी उल्लेख किया जाता है। इस समय का साहित्य मुख्यतः इन रूपों में मिलता है। जो रूप है वे हैं सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चारणी साहित्य, प्रकीर्णिक साहित्य। सिख साहित्य का उल्लेख इस काल में नहीं मिलता है। तो यहाँ पर विकल्प सी उचित ठहरता है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो ठीक है, यहाँ पर वीडियो का समापन कर लेते हैं। धन्यवाद। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को सूचित कर देता हूँ हमारी टीम के द्वारा जो हार्ड कॉपी नोट्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। और ये जो नोट्स हैं ये बुकलेट सीरीज़ में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसमें आपको 1500 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अवेलेबल करवाए गए हैं। अगर आप इनको लेने के इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप वीडियो को पॉज कर भी नंबर को देख सकते हो। ठीक है, कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा तो समय पर आप इन्हें लीजिएगा और अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि ऐसा अधिक बार होता है कि जो ये नोट्स हैं, जो यहाँ पर क्वेश्चन हमने संकलित किए हैं, ये बार बार परीक्षा में आपको आते हुए दिखाई देते हैं, चाहे परीक्षा आपकी कोई भी क्यों ना हो। खासकर बात करूँ LT टेट, LT कमीशन, इसके लिए तो ये वरदान साबित होगी बुकलेट। काफ़ी रिपीटेड प्रश्न यहाँ पर संकलित किए गए हैं। बाकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं नेट, JRF, PGT हिंदी की, तो वहाँ पर भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये सीरीज़ होगी। ये जो बुक है महत्वपूर्ण। आप इस हार्ड कॉपी बुकलेट नोट्स को अपने घर पर भी ऑर्डर कर सकते हो। जो आपको यहाँ पर नंबर दिया गया है, इस पे आप संपर्क करना और इसे अपनी बुक को ऑर्डर कर देना। आपको घर बैठे ही ये नोट्स हार्ड कॉपी के तौर पर आपके घर पर उपलब्ध हो जाएंगे। कोई भी अगर इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा तो वो पेमेंट कर दीजिएगा और पूरा एड्रेस आपका दे देना है। आपको कुछ दिनों में आपके घर में ये हार्ड कॉपी नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। इसके सिवाय कोई क्वेरी रहती है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी। धन्यवाद।